Hello everyone. Topic for today's class is chemical effects of electric current, and in its second part you will get to learn about electric tester, chemical effects of electric current, electrolysis and electroplating. Electric tester. Electric tester is used to find flow of current. अब इलेक्ट्रिक टेस्टर जो है वो किस लिए काम में आता है? टू फाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक टेस्टर का. इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज करते हैं टू फाइंड द फ्लो ऑफ करंट. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू कंफर्म द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. अब एक तो हो गया टेस्टर, साथ ही साथ हम बल्ब का भी यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब का भी यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, टू चेक और टू कंफर्म द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, कि किसी सर्किट में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये हम चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का भी यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक टेस्टर का तो हम चेक करने के लिए यूज करते ही हैं, साथ ही साथ अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक टेस्टर नहीं है, अगर टेस्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे? बल्ब का यूज भी कर सकते हैं. हाउएवर द इलेक्ट्रिक बल्ब मे नॉट ग्लो इफ द करंट इज वीक. अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी अगर यूज कर रहे हैं हम फ्लो ऑफ करंट को चेक करने के लिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वीक है. अगर जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो क्या है? वीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा करंट चाहिए होगा टू ग्लो. तो इस केस में हम क्या करेंगे? अगर वीक करंट है तो वी यूज एन एलईडी. हम उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पर क्या यूज करेंगे? हम एलईडी यूज करेंगे in place of electric bulb in case of weak electric current. अगर weak electric current है तो हम क्या यूज करेंगे? उसकी जगह पर एलईडी का यूज करेंगे जो ग्लो होगा in case of weak current. अब एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड. इसकी फुल फॉर्म है, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड. L stands for light, E stands for emitting and D stands for diode. ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फॉर्म होती है. एंड एलईडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आपको पता ही है. इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट इवन व्हेन अ वेरी करंट फ्लोज थ्रू इट. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वीक करंट है या कम करंट फ्लो भी हो रहा है तो भी एलईडी क्या करेगा? लाइट एमिट करेगा या ग्लो होगा in case of weak current. It has two leads. अब जैसे हमने सेल देखा है, बैटरी देखी है, उनमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो एलईडी में भी क्या होगा? दो लीड्स हैं या फिर दो टर्मिनल्स होंगे, लॉन्ग लीड्स एंड स्मॉल लीड. दो लीड होगी, उसमें से एक लीड जो होगी वो बड़ी होगी और एक छोटी होगी, स्मॉल होगी. जो लॉन्ग लीड होगी वो होगी पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव लीड या फिर पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हैं हम उसको. और स्मॉल लीड जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव साइड या नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव लीड या फिर नेगेटिव टर्मिनल हम उसको बोल सकते हैं. एलईडीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स. और एलईडीज जो है आप मार्केट में देखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे देखोगे तो वहां आपको एलईडीज जो है अलग अलग कलर में अवेलेबल होगी. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देख लेते हैं पहले. फर्स्ट इज कैटायन एंड एनायन. फर्स्ट इज कैटायन एंड एनायन. ये होता क्या है? एन इलेक्ट्रोलाइट. अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, तब तक समझिए कि कैटायन और एनायन क्या होता है. एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. जब हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस. क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस. ध्यान रखना,
कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूसेस आयन। दीज आयंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और ये आयंस क्या करते हैं, दीज आयंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसमें वो फ्रीली मूव कर सकते हैं जो ये आयन बने हैं। तो द पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, अब इसमें जो आयंस बने हैं वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। तो पॉजिटिव कौन से होते हैं और नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं वो देखते हैं। द पॉजिटिव चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। अब ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उनको कहा जाता है कैटायन, दे आर कॉल्ड एज कैटायन। एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एज एनायन। नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं उनको कहा जाता है एनायन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस आयन, इट प्रोड्यूसेस आयन and ion are free to move throughout the solution, and positively charged ion is called as cation and negatively charged ion is called as anion। तो जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आया था यहां पर। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट may be defined as a substance which conducts electricity when dissolved in water or melted। when dissolved in water or melted it conducts electricity। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक सब्सटेंस है which conduct electricity, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो यहां वर्ड आया था उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कब, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर उसको मेल्ट करेंगे। जब वो मेल्ट होगा या फिर वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो एक क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन। A solution of any electrolyte, a solution of any electrolyte is called as electrolytic solution। क्यों नाम से ही है, क्योंकि हम सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही तो कहलाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, व्हाट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स आर सोडियम क्लोराइड, जैसे कि उसको बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा हमने वैसा ही उसका जस्ट अपोजिट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अ सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वो सब्सटेंस जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। वैसा ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वो सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स solution in water or in the molten state is called non electrolyte। जैसे एग्जांपल है बेंजीन, यूरिया, शुगर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, या तो मेटेलिक वायर भी हो सकते हैं, रॉड हो सकती है, या फिर प्लेट भी हो सकती है। ठीक है, मेटेलिक वायर, मेटेलिक रॉड और मेटेलिक प्लेट, ये हम इसको इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं। थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट ईदर एंटर्स और लीव्स, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट या तो एंटर होगा या बाहर निकलेगा। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
जैसा कि अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइट को हम जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेटेलिक वायर या फिर रॉड या फिर इलेक्ट्रिक प्लेट या फिर सिंपली हम बोले इलेक्ट्रोड्स, ये क्या करेगा, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट ईदर एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट जो है या तो अंदर जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में या फिर वहां से बाहर आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से बाहर आएगा किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू। इलेक्ट्रोड क्या काम करता है, करंट को ले जाने मतलब ले जाने का और बाहर निकालने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोड्स करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो होती है वो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोड क्या काम करता है, करंट को सॉल्यूशन में ले जाना या सॉल्यूशन से बाहर लेकर आना का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोड करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड जो है वो दो टाइप्स के हैं, कैथोड है और एनोड है। कैथोड एंड एनोड जो है वो हमारे दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड है। अभी कैथोड क्या होता है, कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी। क्योंकि हम सॉल्यूशन या करंट फ्लो करवाना है तो हम क्या लगाएंगे, सेल और बैटरी एक सर्किट में यूज करेंगे। तो उसका जो सेल का या बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड होगा, कैथोड से। वैसे ही एनोड क्या है, एनोड भी इलेक्ट्रोड है, मैंने बताया, जो किससे कनेक्टेड होगा, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। ठीक है, उसी सेल के या उसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, एनोड। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी होती है, कैथोड एंड एनोड। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, वहीं एनोड जो होती है वो कनेक्टेड होती है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रोसेस होता क्या है, द फिनोमिनन ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था, दो एक्टिविटी करवाई थी मैंने, उसमें बताया था कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और कंडक्टिंग मटेरियल भी होता है, कंडक्टिंग सब्सटेंस भी होता है। ठीक है, जैसे कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो गया, एक कंडक्टिंग सब्सटेंस जैसे इलेक्ट्रोड थी, वो क्या करेगी, करंट फ्लो करवाने का काम। इस कंडक्टिंग सॉल्यूशन में करंट लाना और करंट ले जाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोड्स करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस, द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंज, कुछ भी केमिकल चेंज होना बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो अगर कुछ भी केमिकल चेंज होता है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया है तो कुछ ना कुछ हमको केमिकल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द टू प्रोसेसेस which illustrate the chemical effect of current are electrolysis and electroplating। ये दोनों प्रोसेस हैं जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो है वो इस प्रोसेस को केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं, वो जो है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये दोनों जो है इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, इस मेथड को यूज करते हैं। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सीन इन फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक है, अब जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये हो रहा है या नहीं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या नहीं, या ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो हमको उसमें कुछ चेंज दिखेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस। पहला जो है कि जो सॉल्यूशन में गैसेस प्रेजेंट है उनकी वजह से क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे, उनकी वजह से क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, प्रोसेस जो है वो हो रहा है। और क्या होगा,
चेंज इन द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कलर में कुछ ना कुछ चेंज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चेंज इन द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेस है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हो रहा है। एंड द डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स क्या होती है और डिपॉजिट कैसे होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ मेटल, किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना अगर होता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई मेटल जो है वो किस पे डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों से पता कर सकते हैं कि वहां पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है वो सुनते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर क्या करता है, वो प्रोड्यूसेस आयन। द पॉजिटिव आयंस, जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइट जब आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। वो करते क्या है, पॉजिटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मूव्स टूवर्ड कैथोड, और कैथोड में बता चुका हूं क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम न्यूट्रल। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है और ये किसके साथ मिल जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल सब्सटेंस क्रिएट होगा कहां पर, इलेक्ट्रोड पे। साथ ही साथ जो नेगेटिव आयंस है मूव टूवर्ड्स द एनोड, जो कि क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। एंड गिव अप इलेक्ट्रॉन्स, अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे टू बिकम न्यूट्रल, ये भी क्या हो जाएगा, सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाएगा। इफ द न्यूट्रल सब्सटेंस इज अ गैस, अगर न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है, जो न्यूट्रल सब्सटेंस बना है वो क्या है, गैस फॉर्म में है। इन इट्स नेचुरल स्टेट्स इट इज इवॉल्व एट एन इलेक्ट्रोड, तो वो आपको एक इलेक्ट्रोड पे इवॉल्व होते बबल्स की फॉर्म में आपको वो दिखाई देगा, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। अगर इफ इट इज अ मेटल, अगर वो क्या है, गैस नहीं होकर क्या है, वो मेटल है, इट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, तो वो क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस द इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया, एक न्यूट्रल सब्सटेंस क्रिएट होंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है, हम ये बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज होना, अगर जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू इट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अभी हमने इस प्रोसेस को समझा है थ्रू वर्ड्स, अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे थ्रू केमिकल इक्वेशंस। तो अभी जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो भी केमिकल चेंज हो रहे हैं, द केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हमने देखी अभी वर्ड के थ्रू, मैंने क्या बताया आपको कि नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके मिल रहा है और जो पॉजिटिव आयन है जाके मिल रहा है। तो ये हमने अभी देखा, तो ये अभी हमने एक्टिविटी देखी है। इस एक्टिविटी को और अच्छे से समझते हैं। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि हम सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं, वाटर के साथ। जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो क्या है, वाटर है। इसके अंदर अगर मैं क्या कर दूं, एक पिंच सॉल्ट ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इन विच वाटर गेट्स डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो पार्ट में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसको इक्वेशन फॉर्म में भी दे रखा है, जैसे कि दे रखा है, फर्स्ट वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयन, ये H प्लस क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है, और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन जो कि है OH माइनस। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है और वो जो है हाइड्रोक्साइड वो क्या है,
नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो वाटर किस पे स्प्लिट हुआ, दो आयंस में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करूंगा वाटर में तो वो क्या करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दो पार्ट ब्रेक हो गया है, दो आयन मिले हमको, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जो कि है हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि है नेगेटिव आयन। दिस लॉस चार्ज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट इलेक्ट्रोड। इसमें से क्या होगा, ये चार्ज लूज करेंगे अपन और क्या बनेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स पे बनेंगे। इन इलेक्ट्रोड्स पे हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हुए दिखाई देंगे और वो किस फॉर्म में बनेंगे वो देखते हैं। तो देखते हैं, हाइड्रोजन जो वाटर है, ये क्या है हमारा वाटर जो है किस में ब्रेक हुआ है, H+ आयन एंड OH- आयन में। फिर कैथोड पे जो बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा आप देखते हैं। कैथोड पे मैंने आपको बताया भी था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कि कैथोड पे क्या होगा, H+ आयन, वो कि उसमें क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ये क्या होगा, गैस फॉर्म में, जो कि हमको बबल की फॉर्म में इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ये देख रहे होंगे आपको छोटे छोटे बबल्स, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। वैसा ही एनोड पे क्या होगा, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, OH- उस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वहां से क्या निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, OH- क्या है, नेगेटिव आयन है, तो वो अपने क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और ये क्या था, पॉजिटिव आयन था, इसलिए इसने क्या गेन किया, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आयन क्या किया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव जो अपने क्या दे देगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इस पॉजिटिव एनोड को। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा ऑक्सीजन। क्या मिलेगा हमको, ऑक्सीजन मिलेगा। कहां पर, एनोड पे। जैसा कि देख सकते हैं एनोड पे ये किस फॉर्म में मिलेगा हमको, बबल्स की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए दोनों पे बबल्स बन रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के बबल्स है। द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जैसा कि आपने दे रखे हैं, वाटर स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, जैसा कि यहाँ बताया था मैंने आपको, किसमें डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस करते थे, क्योंकि यहाँ पे आइटम कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, यहाँ पे दोनों के 2 है। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन के 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, अब 4 हो गए। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन के, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो अब इसमें क्या देखेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें आप क्या देखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, डबल है ऑक्सीजन से। इसलिए क्या होगा, इससे हो क्या रहा है, आपको हाइड्रोजन बबल्स जो है कैथोड पे वो ज्यादा दिखाई देंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के बबल्स। ऑक्सीजन के बबल्स क्या होंगे, कम बनेंगे, कम इवॉल्व होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के बबल्स क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन की वॉल्यूम क्या है वाटर में, इस वाटर में जो क्या है, हाइड्रोजन की वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। इसलिए जो बबल्स बनेंगे, जो बबल इवॉल्व होंगे, वो क्या होंगे, हाइड्रोजन के ज्यादा होंगे कैथोड पर। इसलिए कैथोड पे आपको बबल्स ज्यादा दिखाई देंगे और एनोड पे आपको बबल्स जो है वो कम दिखाई देंगे। ये होता है पूरा प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्योंकि हम वाटर के साथ कर रहे हैं तो इसका बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस पूरे एक्टिविटी को या पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये सब इक्वेशन उसमें बनती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलते हैं, ये मैंने बता दिया है आपको। कैथोड पे ऐड होते हैं, और ठीक है, तो जो रिएक्शन बन रही है वो कैथोड और एनोड पे ये है। और ओवरऑल रिएक्शन जो बनेगी वो ये बनेगी, और इसमें हमको वॉल्यूम का पता चलेगा कि बबल्स किसके ज़्यादा बनेंगे और किसके कम बनेंगे। जैसा कि यहाँ दे रखा है, यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे कहाँ पे, और ये क्योंकि हाइड्रोजन हमने देखा अभी हाइड्रोजन कहाँ बन रहा है, कैथोड पे। तो कैथोड पे जो बबल्स इवॉल्व होंगे हाइड्रोजन के वो ज़्यादा होंगे। और ऑक्सीजन कहाँ बन रहा था अभी देखा हमने, एनोड पे। तो एनोड पे जो बबल्स बनेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इसकी कम है, तो बबल्स जो बनेंगे ऑक्सीजन के वो कम बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस की, कहां कहां पर यूज होता है। द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, कहां पर यूज करता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब किस लिए यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो यूज किस लिए होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स का भी प्रोडक्शन के लिए और नॉन मेटल्स के प्रोडक्शन के लिए भी ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है इंडस्ट्रीज या फिर हम फैक्ट्री बोल सकते हैं, फैक्ट्रीज में यूज होता है। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स। कुछ इम्प्योर मेटल होते हैं, उनके प्योरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज किया जाता है, उनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कहा जाता है। इस प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स के प्रोसेस को कहा जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहा जाता है, लेकिन होता तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है, लेकिन क्योंकि हम मेटल को प्योर कर रहे हैं, इम्प्योर मेटल को प्योर कर रहे हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, रिफाइनिंग मतलब उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू कोट वन मेटल विद अनदर। जैसा कि हमको पता है कि होता क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, होता क्या है, एक थिन लेयर जो है दूसरे मेटल की वो किसी और मेटल पे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, कवर बन जाता है, एक कवर, उस पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। तो वही यहाँ प्रोसेस जो है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उसके लिए भी यूज किया जाता है, टू कोट वन मेटल विद अनदर। ठीक है, कोटिंग मतलब कवर चढ़ाना, उसके ऊपर एक लेयर उसके ऊपर बन जाती है। ठीक है, एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, प्लेटिंग मतलब कवर, थिन लेयर ऊपर आ जाती है, और इलेक्ट्रो का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज किया है। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अलग से बहुत सारी एप्लीकेशन है, इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या है, वो हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ मेटल। एज आई टोल्ड यू, in the chemical effect of electric current or in the electrolysis process, depositing of a thin layer of metal। मैंने बताया था कि मेटल की थिन लेयर डिपॉजिट होना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल। मेटल के चारों तरफ एक थिन लेयर, एक कवर आ जाता है किसी दूसरे मेटल का। ठीक है, ऑफ एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस। अब कंडक्टिंग सब्सटेंस कौन सा होगा, कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, ऑल मेटल्स। तो डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस। जैसे इलेक्ट्रोड्स की बात की थी मैंने, ठीक है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, या फिर जो मैंने एक्टिविटी बताई थी उसमें इलेक्ट्रोड यूज किया था मैंने। तो इलेक्ट्रोड क्या है, वो कंडक्टिंग सब्सटेंस है, उसके ऊपर मेटल की एक थिन लेयर या थिन कवर डिपॉजिट होना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो था हमारा, जो सॉल्यूशन था, उसमें से जो आयंस थे या फिर गैस थे या जो मेटल्स थे, वो क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे थे। अगर गैस था तो उसके बबल्स बन रहे थे इलेक्ट्रोड्स पे, अगर मेटल होता है तो उसके जो मेटल जो होता है उसका थिन लेयर उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस तो कौन सा यूज आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज आ रहा है, और उस जो ये पूरा प्रोसेस है डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। सम टिपिकल मेटल्स विच आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ मेटल्स है जो
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, दे आर सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम एंड निकल। ये मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे देखते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटिंग इज डन ऑन ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो सिल्वर ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है, उनका कलर जो होता है वो डल हो जाता है, तो उन पे वापस से शाइन आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, जिसमें होता क्या है, एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, थिन मतलब कवर चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उन ज्वेलरी के ऊपर सिल्वर या गोल्ड, जैसी भी ज्वेलरी है, सिल्वर की है, गोल्ड की, उनके ऊपर क्या करेंगे हम, या तो सिल्वर की लेयर या फिर गोल्ड की लेयर उन पे डिपॉजिट या प्लेट कर देंगे, जिससे कि वो वापस से नया दिखने लग जाए। ठीक है। क्रोमियम गिव्स हार्ड स्क्रैच रेजिस्टेंस एंड शाइनी डिपॉजिट। अब क्रोमियम क्या काम करता है, एक तो हार्ड स्क्रैच रेजिस्टेंस, ठीक है, उस पे किसी भी सब्सटेंस पे स्क्रैच वगैरह ना लगे जल्दी से, तो क्रोमियम वहां यूज किया जाता है। और साथ ही साथ शाइनी डिपॉजिट, मतलब उसको एक शाइनी लुक देता है, मतलब वो शाइन करता है अच्छे से, तो क्रोमियम वहां यूज आता है। फिर बाथरूम फिटिंग, कार पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स एटसेट्रा आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। जितने भी दिख रहे हैं आपको प्रोडक्ट, जितने भी सब्सटेंस दिख रहे हैं बाथरूम फिटिंग में, नल वगैरह देखते हो आप, कार पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, और साइकिल पार्ट्स, वो सब किससे इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, वो क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। जो आपको ऐसे सिल्वर कलर स्टील जैसे थोड़ा दिखाई देते हैं, वो साइकिल में, बाइक में, कार में या बाथरूम में जो भी आपको दिखाई देता है, जो सिल्वर या थोड़ा स्टील जैसा दिखाई देता है, उस पर किसकी प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। ठीक है। और वो प्रोसेस किसके थ्रू कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और उसमें प्रोसेस कौन सा यूज आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस किस के लिए यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है वो हम किसके लिए किया जाता है, वो देख लेते हैं। फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, ठीक है, डेकोरेशन पर्पस के लिए, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ब्रासवेयर्स सच एज फ्लावर वास मेक देम डेकोरेटिव। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग यूज की जाती है किस पर, ब्रासवेयर। अब ब्रासवेयर क्या होता है, ब्रासवेयर आर द यूटेंसिल्स और सब्सटेंस मेड अप ऑफ ब्रास, मेड अप ऑफ ब्रास, जो ब्रास के बने होते हैं। जैसे वो डल पड़ जाते हैं तो उनके ऊपर क्या की जाती है, सिल्वर या फिर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, जैसे फ्लावर वास एग्जांपल दे रखा है, टू मेक देम डेकोरेटिव, या फिर उनको एकदम अच्छा लुक देने के लिए सिल्वर या फिर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है उनके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा कैसे, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट विद निकल। अगर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, आयरन के ऊपर हम निकल की एक थिन लेयर प्लेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कोरोड नहीं होगा। ठीक है, आयरन कोरोजन जो प्रोसेस है वो इस पे होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या लगा दी है, एक थिन लेयर निकल की लगा दी है, जो कोरोजन को प्रिवेंट करता है। और भी एग्जांपल है, जैसे ब्रास ऑब्जेक्ट सच एज बाथरूम फिटिंग्स, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, बाथरूम फिटिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद क्रोमियम। हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे कि उसका कोरोजन प्रोसेस, जिससे उस पर कोरोजन ना हो। ठीक है, तो क्रोमियम भी क्या करता है, कोरोजन प्रोसेस को, कोरोजन को प्रिवेंट करता है। आगे चलते हैं, रिपेयरिंग फाइनर मशीन पार्ट्स। फाइनर मशीन पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है, ये प्रोसेस काम में लिया जाता है। ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ फाइनर मशीन पार्ट्स, जो स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करने का काम, जो रिपेयर करने का काम जो होता है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। देखते हैं कैसे। फाइनर पार्ट्स और स्मॉल एंड प्रिसाइजली मेड पार्ट्स ऑफ सर्टेन मशीन्स कैनॉट बी रिपेयर्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड्स इन्वॉल्विंग वेल्डिंग। ठीक है, जो ऑर्डिनरी मेथड्स है,
मशीन पार्ट को रिपेयर करने के, जैसे वेल्डिंग दे रखा है यहाँ पे, बहुत सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन जो फाइनल पार्ट्स होते हैं वो इन प्रोसेस से रिपेयर नहीं किए जाते, इसलिए क्या किया जाता है, सच पार्ट्स आर रिपेयर्ड बाय डिपॉजिटिंग द डिजायर मेटल एट द प्रॉपर लोकेशन इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। जहां पर भी वो रिपेयर करना, जहां पे अगर कुछ क्रैक आ गया है, टूट गया है, तो उस पार्ट पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज किया जाता है, और जो मेटल है वो उस लोकेशन पे जहां पे क्रैक आ गया है उस लोकेशन पे वो इलेक्ट्रोलाइटिकली वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। जो मेटल है उस क्रैक पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो एक थिन लेयर बन जाएगी, उसके बाद उसको एलिंग वगैरह करके उसको एकदम स्मूथ कर दिया जाता है और फिर उसको फिर से यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, किस लिए, रिपेयरिंग फाइनर मशीन पार्ट। जो छोटे छोटे पार्ट्स है उनके लिए या उनको रिपेयर करने के लिए ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मैंने बताया आपको अभी, वो प्रोसेस जो होता है वो होता कैसे है, वो मेथड जो है, वो प्रोसेस वो कंप्लीट कैसे होता है, तो देख लेते हैं। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जो हमको आर्टिकल या जो ऑब्जेक्ट है उसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, इज फर्स्ट वॉश्ड, उसको पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, विद एन एल्कलाइज सॉल्यूशन, उसको एक एल्कलाइज सॉल्यूशन के साथ क्या किया जाता है, फर्स्ट वॉश किया जाता है, टू रिमूव एनी ग्रीस फ्रॉम इट्स सरफेस। अगर उसके सरफेस पे कोई ग्रीस या कुछ ऑयल लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, उसके सरफेस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, अगर हम उसको एल्कलाइज सॉल्यूशन के साथ वॉश करते हैं। तो पहला स्टेप तो क्या होगा कि उसको एल्कलाइज सॉल्यूशन के साथ में क्या करना है, वॉश करना है, जिससे कि उस पर कोई ग्रीस या कुछ ऑयल लगा हुआ उसके सरफेस से वो रिमूव हो जाए। पहला स्टेप तो ये है। सेकेंड स्टेप यह है, द आर्टिकल इज देन थोरोली वॉश्ड इन रनिंग वाटर अंटिल इट इज फ्री फ्रॉम द एसिड, ठीक है। फिर उस आर्टिकल के क्या किया जाता है, उस आर्टिकल को रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में थोरोली वॉश किया जाता है, ठीक है। उस आर्टिकल को तब तक वॉश किया जाएगा जब तक कि वो फ्री ना हो जाए फ्रॉम द एसिड, अंटिल इट इज फ्री फ्रॉम एसिड, ठीक है, जब तक उसको उस आर्टिकल को वॉश किया जाएगा इन द रनिंग वाटर। नेक्स्ट स्टेप जो है, द क्लीन एंड वॉश्ड ऑब्जेक्ट। अब क्या हो गया है, जो आर्टिकल जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और वॉश हो चुका है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, इज मेड कैथोड, उसको क्या बना दिया जाएगा अब, कैथोड, एंड इज सस्पेंडेड इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड। द आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड यूजिंग अ बैटरी, ठीक है। अब जो हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो क्या बोलता है कि वो क्लीन एंड वॉश ऑब्जेक्ट हमको जो मिला है उसको क्या बना दिया जाएगा अब, कैथोड, ठीक है, और उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन में ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है, उस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में जिसको हमको उस कैथोड के ऊपर या फिर उस आर्टिकल के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, उस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हमको एक सर्किट बनाना पड़ेगा जिससे कि जो उस इलेक्ट्रोड में और सॉल्यूशन में करंट फ्लो हो, तो उसके लिए हमको एक सर्किट बनाना पड़ेगा, जब जाके ही करंट जो है फ्लो होगा। तो आउटर सर्किट में क्या क्या होगा, आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड यूजिंग अ बैटरी, रियोस्टेट एंड अ की, ठीक है। और उसमें क्या क्या होगा, एक बैटरी होगी, एक रियोस्टेट होगा और एक की होगा, ठीक है, और वायर भी होंगे जिससे कि वो सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। द करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन एंड आफ्टर सम टाइम द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन द आर्टिकल, ठीक है। फिर हमको पता है, जैसा कि मैंने आपको एक्टिविटी में बताया है, ठीक है, कि जब हम करंट पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में या किसी सॉल्यूशन में तो क्या होता है, ठीक है, तो वही यहां प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वही हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वही प्रोसेस हो रहा है। जब हम उस सर्किट में करंट पास करेंगे, ठीक है, उस सॉल्यूशन से पास होगा करंट, तो कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन द आर्टिकल, ठीक है। फिर हमको जो अमाउंट चाहिए उस इलेक्ट्रोड पे, उस कैथोड पे या फिर उस आर्टिकल पे, ठीक है, वो हमको जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, फिर जो प्लेटिंग है उस पे जो लेयर चाहिए हमको वो मिल जाएगी थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और यही पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये उसके स्टेप्स है, इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।